नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण से संवाद में। मैं हूं पंकज उपाध्याय, संपादक अनंत वक्ता मीडिया। आज इस कड़ी में हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर पीके त्रिपाठी जी से। आप उप महानिदेशक उद्यान हैं, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली। जानते हैं त्रिपाठी जी कौन है? बागवानी विषय में कानपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी डॉक्टर पीके त्रिपाठी अभी उप महानिदेशक उद्यान, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार हैं। आपका बागवानी में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव रहा है। आपके विचार, लेख समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी शैक्षणिक व सामाजिक संस्थानों के मानद सदस्य हैं, जिनका उद्देश्य समाज में पिछड़े हुए लोगों का मार्गदर्शन, रोजगार के अवसर बताना, शादी ब्याह में मदद करना, जिससे लोग राष्ट्र के मुख्य धारा में जुड़ सकें, अपना व राष्ट्र का विकास कर सकें। श्रीमान त्रिपाठी सीपीडब्ल्यूडी के उद्यान विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी हैं। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के छोटे से गांव में जन्मे त्रिपाठी जी के कुछ सामाजिक कार्य। फर्जी SC/ST एक्ट में अनायास व लंबे समय तक जेल की सजा काटकर लौटे ललितपुर निवासी विष्णु तिवारी को आप और आपके संगठन ने स्वावलंबन हेतु एक साइकिल और 70,000 रुपए भेंट किया। ब्राह्मण प्रोफेशनल्स तथा राष्ट्रीय सवर्ण संघ यूपी के साथ भदोही में सावित्री देवी को मकान बनाकर स्वावलंबन हेतु आर्थिक मदद दी तथा दिवंगत कमलेश तिवारी की पत्नी को भी आर्थिक मदद आप और आपके संगठन ने किया। त्रिपाठी जी ब्राह्मण हितों के पैरोकार माने जाते हैं। प्रस्तुत है पंकज उपाध्याय के साथ ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण से संवाद में त्रिपाठी जी के साथ साक्षात्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण से संवाद में आपका स्वागत है त्रिपाठी जी। हमारे दर्शकों को बताएं, आपकी यहां तक की यात्रा किस तरीके से रही? एक उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के गांव से चलकर दिल्ली तक की यात्रा संक्षिप्त में बताने की कोशिश। मैं काशी और प्रयाग के बीच में विंध्य क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जो कि मिर्जापुर के जनपद के अंतर्गत आता है। माँ विंध्यवासिनी का मंदिर वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। गंगा किनारे हमारा गांव है चेकसारी, जो कि मिर्जापुर सदर तहसील में पड़ता है। इस समय मैं उद्यान विभाग के शीर्षस्थ पद उप महानिदेशक उद्यान पर कार्यरत हैं और समाज को अपनी तरफ से जो समाज का ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि जो हमारी इस यात्रा में मेरा यह मानना है कि यह केवल मेरे प्रयासों से संभव नहीं हो सकता। इसमें कुछ लोगों का प्रत्यक्ष रूप से और कुछ लोगों का परोक्ष रूप से आशीर्वाद मिला है। इसी की वजह से यहाँ तक की यात्रा संभव हो सकती है। इसमें माता और पिताजी का विशेष स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग सब कुछ रहा। क्या और कितना कुछ कर पाते हैं आप ब्राह्मण समाज या समाज के पुरोधाओं को देखते हुए? उनकी यात्रा जैसी रही है आपके विकास में, हम सबके विकास में जो बलिदान दिया है, उसको आप कितनी कृतज्ञता मानते हैं और उस पर क्या कुछ कर पाते हैं? ऐसे लोगों के लिए तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। जो कुछ मिला है सब कुछ समाज की वजह से ही मिला है और समाज को का जो ऋण हमारे ऊपर है, अगर मैं उसको लौटा पाऊँ तो इसमें हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मेरा यह मानना है कि किसी के भी समाज के विकास में वहाँ की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित हूँ, तो जहाँ पे नर्सरी अच्छी होगी, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, तो निश्चित रूप से जो वृक्ष होगा वो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ही उसके फल अच्छे होंगे
और उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। जहाँ से हम चले हैं, जहाँ से हमारी रूट्स हैं, जड़ें हैं, तो जड़ों से निरंतर आप जुड़े रहें। क्योंकि आप जैसे सोचिए उपाध्याय जी, अगर किसी पेड़ का जड़ कट गया तो निश्चित रूप से उसका विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल सूखना तय है। सूखना तय है, मतलब वो 10 साल बाद सूख जाए, 20 साल बाद सूख जाए, सूखना तय है। और जो गुणवत्ता मैंने कहा, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, तो यहाँ चूंकि आपके जर्म प्लांट मेंटेन रहने चाहिए, तो ये बहुत बड़ी चीज है हम लोगों के समाज में कि हमारा जो वर्ण संकर प्रवृत्ति आजकल आ गई है, उसको रोकना सबसे पहली जिम्मेदारी है हमारी। नहीं तो हम निश्चित रूप से रसातल को चले जाएंगे। ऐसे वक्त में जब आप वर्ण संकर की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज में इसके ठीक विपरीत सारे काम हो रहे हैं, तो दोनों में तालमेल एक ऑफिसर होने के नाते आप कैसे बैठा पाते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप जड़ों से जुड़े रहे, जड़ों से मतलब अगर आप संस्कारों से जुड़े रहे, ब्राह्मणों में निहित जो गुण है, ब्राह्मण तो क्या है, एक अनुशासन है, डिसिप्लिन का लेवल है कि ये हमारा बेंचमार्क है, या उसे लक्ष्मण रेखा कहें, इसका लंघन हमें नहीं करना। तो हर आदमी को, हर ब्राह्मण को, हर ब्राह्मण युवक युवती को अपना बेंचमार्क बनाना होगा। और ये बेंचमार्क कहाँ से आएगा? उनके माता पिता और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों से आएगा। तो हमें शुरू से संस्कार को इंजेक्ट करना है। एक तो इनहेरिटेड कैरेक्टर हो गया हमारा, जो कि पीढ़ीगत चला आ रहा है। दूसरे, हमें उसको इंजेक्ट करना है कि जो हमारी नर्सरी तैयार हो रही है वो अच्छी गुणवत्ता वाली तैयार होगी। तो जब नर्सरी हमारी अच्छी होगी तो अच्छा वृक्ष बनने से या वट वृक्ष बनने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आप देखिए जितने भी समाज हैं, या अगर आप धर्म को भी लें, तो जो विभिन्न धर्मावलंबी हैं अपने धर्म के प्रति तो बहुत ही ज्यादा जागृत हैं। तो अगर हम धर्म और समाज से जागृत हैं तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि हम सनातन धर्म के संरक्षक हैं। तो एक निश्चित योजना के तहत विभिन्न शक्तियों द्वारा, भारतीय शक्तियों, अंतरराष्ट्रीय शक्तियों, विभाजित करने वाले जो देश में छुपे हुए लोग हैं, वो सोचते हैं कि ब्राह्मण अगर कमजोर हो जाएगा तो सनातन धर्म कमजोर हो जाएगा। तो इसके कमजोर करने का एक षड्यंत्र रूपी प्रयास चल रहा है। आप जहां हैं, जिस तरीके से आपके वर्क प्रोफाइल, वैसे में ब्राह्मणों के लिए क्या? ब्राह्मणों के लिए तो मेरा सुझाव संदेश यही होगा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वो जहां हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, अपने को सुदृढ़ करें, रोजगार परक शिक्षा लें। और इतने रोजगार तो है नहीं भारत सरकार के पास कि सभी को सरकारी नौकरी मिले। और यहाँ की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, उसका हम सम्मान करते हैं। उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण की भी स्थिति है। तो कमोबेश हमें भारतीय संविधान और इस व्यवस्था का सम्मान करते हुए हमें छोटे मोटे रोजगारों की तरफ उन्मुख होना चाहिए। तो रोजगार की तरफ सबसे बड़ी जो आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत भी MSME के तरफ, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के जो मंत्रालय हैं, उनके अंतर्गत बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं कि एक आदमी रोजगार परक शिक्षा लेकर अपना कुछ काम धंधा व्यवसाय इत्यादि शुरू कर सकता है। तो व्यवसायी तो खुद अपना मालिक होता है, और हम लोग तो नौकर हैं। नौकर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम तो नौकर हैं। तो आप नौकर ना बने, मेरा संदेश समाज को यही होगा कि आप मालिक बने, और आप नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने वाले बने। कोई एक वाकया अपने सर्विस पीरियड का
हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, जिससे आपके मन में ब्राह्मणों के प्रति और सम्मान हो। हमारी जो जीवन यात्रा है, ज्यादातर हालांकि विविध लोगों से के साथ काम किया। मेरी पोस्टिंग लखनऊ में भी रही, कलकत्ता में भी रही, मुंबई में भी रही, दिल्ली में भी रही। तो और मैं रहने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र का, तो काफी ओपनिंग मिली है हमको विभिन्न लोगों के साथ मिलनी है। तो जहाँ भी मैंने देखा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ब्राह्मण है, उनमें सुचिता जाती है, अनुशासित व्यक्तित्व है, और कहीं न कहीं वो जो मैंने लक्ष्मण रेखा की बात, वो लक्ष्मण रेखा के अंदर अपने को समाहित किए, तो हमें लगता है उसे हम डिसिप्लिन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो आप अपने जीवनचर्या में ही अगर देख लें, अगर आपके पास अनुशासन है तो निश्चित रूप से आपका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा। वो वक्त कहाँ गया जब बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, ये सारे लोग भाई हुआ करते थे, और उसमें से छोटे इंतजार करते थे कि भैया थोड़ा और बड़ा हो जाए तो उसका कपड़ा पहने। ये बातें, पारंपरिक बातें अब वापस कैसे आएंगी, जिसकी वजह से ही ब्राह्मणत्व बचा रहा अब तक, उसके लिए क्या कुछ सोच पाते हैं? हम लोग को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत होगी। अब परिवार में वो जो कंबाइंड फैमिली का कॉन्सेप्ट था वो तो रहा ही नहीं। तो हम लोग की फैमिली में ही चाचा से ही संबंध ठीक नहीं है, तो मामा फूफा से होने का सवाल ही नहीं उठता। और जो हम लोग का पटीदारी होता है, जैसे कुनबा करते हैं, क्लॉन करते हैं, हमारे किसी का किसी से अच्छे संबंध नहीं है, चाहे जमीन का विवाद हो, चाहे घर का विवाद हो। और मैं बताऊं, हमारे यहाँ का तो विशेष अनुभव है। हमारे यहाँ तो चूंकि शहर के नजदीक हमारा गांव है, तो गंगा जी लोग नहाए और सीधे कचहरी पहुंच जाते हैं। इतने मुकदमे चल रहे हैं 50-60 साल से, कहीं मेड़ का, कहीं आबादी का, कहीं बाग का। और गंगा जी के किनारे हम लोग के पास तरी होती है जो कि घटती और बढ़ती रहती है, उसके भी विवाद हैं। तो विवादों की छड़ी लगी हुई। तो हम लोगों को और हमारे समाज को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि हम तो बहुत बड़ी एकता की बातें करते हैं, और पता चला जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, जो परिवार है, पटीदार है, रिश्तेदार है, वही हमारी एकता है। तो बहुत बड़ा एक प्रश्न है, सबसे पहले इसको दूर करने की आवश्यकता है, तभी हम कुछ समाज में कर पाएंगे। भविष्य में ब्राह्मण युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो परफॉर्मेंस की। आप परफॉर्मेंस करिए और उसका प्रतिफल दीजिए। इसकी कमी भी आप मान रहे हैं? बिल्कुल कमी मान रहे हैं। तो इसमें हमको डिसिप्लिन्ड होके परफॉर्म करना पड़ेगा। ये कहावत है कि हार्ड वर्क नेवर किल्ड एनीवन, कि कठिन परिश्रम करके आदमी कभी नहीं मरा। एनिशिएंट इंडिया में चाणक्य थे, वर्तमान समय में बहुत से क्रोधान। काइट फ्लाइज अगेंस्ट द विंड, पतंग हवा के विपरीत दिशा में उड़ती है, ऊंचाई प्राप्त करती। मछली धारा के विपरीत तैरती है, करंट के विपरीत। तो बेसिक परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन हम जब परफॉर्म करेंगे, जैसे मैंने कहा, हार्ड वर्क नेवर किल्ड। 24 घंटे सभी के लिए जी। इन्हीं 24 घंटे में अगर हम अपने मेहनत से, अपने कर्मों से, अपने अनुशासन से हमें अपना स्थान बनाना पड़ेगा। अगर मेहनत ईमानदारी से हम करेंगे तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि जो हमें रोके। अगर 1% मानिए कि भारत में हमें अवसर नहीं मिलते हैं, तो वैश्विक अवसर है, हम विश्व में कहीं भी जा सकते हैं। पूरी दुनिया आजकल खुली हुई, तो हम ग्लोबली जाके परफॉर्म करके वहां स्थान ले सकते हैं और शीर्षार्थ पे जा सकते हैं। मेरे दर्शकों को क्या संदेश देंगे?
मेरी तरफ से यही संदेश है कि पहले तो आप जहां हैं, जैसी स्थिति में है, कर्म करें। देयर इज नो शॉर्टकट मेथड ऑफ सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। आप कर्म करिए, मेहनत करिए और रोजगार पर शिक्षा लीजिए, अपने को सुदृढ़ करिए, क्योंकि आप जब सुदृढ़ रहेंगे तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम पेश करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप पारस्परिक सहयोग की भावना में आए। मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।